सर आप ये बता सकते हो कि लाइक आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कि आपको लाइक बचपन से इंटरेस्ट था इसमें और फिर आपने बाद में इसको कैसे परस्यू किया, और फिर जहाँ लोग इंजीनियर डॉक्टर करते हैं और आप इस फील्ड में आ गए, तो क्या फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फिर फाइनेंशियली, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ना जब लोग इतना रिकग्नाइज करते हैं, तो पैसे भी कमाना, फैमिली देखना, और आज आप यहाँ हो, सो हमें भी इंस्पायर होंगे हम इस चीज से, आप अगर बता दो। जी, मैं पलवल के पास एक गांव है बड़ौली, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये कहाँ, कौन से स्टेट में? ये हरियाणा स्टेट में है। और हमारी जो फैमिली है एक एजुकेशन फार्मर फैमिली कह सकते हैं। मेरे फादर संस्कृत टीचर थे और साथ में हम फार्मिंग भी करते थे। तो मैं फार्म हाउस पे रहा करता था और मेरे फादर और ब्रदर दोनों करते थे वो आसन प्राणायाम मेडिटेशन सुबह सुबह करते थे। तो तब मैं उन्हें देखता था तो वो मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करते थे और मैं कहा करता था मैं तुम्हें से सारी चीजें बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई खेल में। जब मैं बहुत छोटा था, 3, 4, 5 साल का, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है। तो उस तरह से उस चीज का मेरे फादर और ब्रदर ने फायदा उठाया कि हाँ इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, तो उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। और मैं 1984 लगभग 10 साल का होऊंगा, उस समय मैं हरियाणा स्टेट का चैंपियन बन गया था खेल में। मैं अपने शरीर को कहीं से भी मोड़ देता था और कुछ भी कर लेता था, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। और जब मैं चैंपियन बना तो स्कूल में बहुत खुशियां मनाई गई, तो उन्होंने मेरे से कहा दिखाओ। तो मैं अपने स्कूल का हीरो बन गया वो उस दिन डेमोन्स्ट्रेशन करके, और सारा स्कूल मुझे जान गया। अच्छा ये भाई उस टीचर का लड़का है, देखो कितना अच्छा ये आसन और पोज करता है। लोग स्पोर्ट्स में आके जाते थे तो स्कूल में फेमस होते थे। हाँ। योगा करके हुए। तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई योग में। और मेरे को उस समय क्या था कि लोग मेरे लिए क्लैपिंग करें तो बड़ा अच्छा लगता था, मैं और अच्छे करता था। दूसरा मुझे अच्छा लगता था कि योग से मुझे घूमने को मिलता था। हाँ। कि जो चैंपियनशिप है वो अलग अलग शहरों में होती थी। तो हमारे जो गांव है उसके पास ही पलवल एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो योग का गढ़ माना जाता था उस समय। वहां पर जो मेरे भाई ब्रह्मपाल जी हैं वो भी, और उनके एक मित्र हुआ करते थे, डागर सर हम कहा करते थे, और एक रामजीत जी, ये वहां पर स्टेट नेशनल लेवल की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराते रहते थे और हम उसमें भाग लेते थे। जो मेरी स्कूलिंग पूरी हुई उसके बाद मैंने पलवल में ही एक कॉलेज है SD कॉलेज, उसमें एडमिशन लिया और वहां से योगा की दूसरी जर्नी शुरू हो गई। यानी कि हमारे जो कॉलेज था उसमें योग की एक चैंपियनशिप होती थी, टीम बनती थी, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर आता था कॉलेज। सो यूनिवर्सिटी हर साल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराती थी योग में। हमारे कॉलेज से 6 स्टूडेंट की एक टीम जाती थी जो हर साल उसे विन करती थी। गोल्ड मेडल हमारा आया। तो मैंने 6 साल तक 1990 से 1996 तक 6 गोल्ड मेडल अपनी यूनिवर्सिटी में जीते। फिर यूनिवर्सिटी से बाद में आगे इंटर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो हमने 3-4 बार उसमें भाग लिया, एक बार सिल्वर मेडल रहा है, और इस तरह से हमने पार्टिसिपेट इसमें किया। इंडिया लेवल पे होता था पहले, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया। हाँ। फिर इंटर यूनिवर्सिटी इंडिया लेवल पे। उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी गए। ये तो यूनिवर्सिटी में हम भाग लिया हमने, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। तो ये अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है। और उस समय मेरी 2 बहनें थी, वो करती थी, 2-3 भाई थे मेरे से बड़े, वो करते थे। हम एज ए फैमिली पूरा ट्रेवल करने जाते थे। मतलब ये योगा फैमिली है हमारी, वैदिक फैमिली है। और इस तरह से हमारी योगा की जर्नी शुरू हुई। फिर जब कॉलेज से मैं पास आउट हुआ तो मैंने फिर BEd किया। और कमाल की बात ये रही कि BEd में मैं योग टीचर ही था, वहां पे योग भी पढ़ाता था, मैं BEd भी करता था, और योग एज ए सब्जेक्ट लिया। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ और कोर्स मुझे करना चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन नेशनल योगा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 ईयर कोर्स है वो, सेकंड बेस्ट था। और ये इसमें एडमिशन होना इतना इजी नहीं है। उस समय मेरिट के बेस पे और मेरे स्पोर्ट्स को देख के उन्होंने मेरा एडमिशन किया। और वहां पर जर्मनी के लिए योग सिखाने जाना था, तो हमारा कोर्स का ये लास्ट भाग था। तो वहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया, इंटरव्यू लिया हमारे टीचर से भी और स्टूडेंट से भी।
तो उसमें मेरा सेकंड नंबर रहा और मैं वहीं से फिर जर्मनी योग सिखाने चला गया और वहीं से मेरे को बाहर के दर्शन हुए कि हाँ बाहर कैसे देश हैं, लोग कैसे हैं। मेरा काफी वास्ट एक्सपीरियंस हुआ उसमें और फिर मैं योग को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए डेडिकेटेड हो गया। आपकी जर्नी शेप होती गई, मतलब हाँ। फिर घर, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट एंड देन और फिर वर्ल्ड लेवल पे मैं चला गया। और इसकी खासियत ये रही कि मेरी ज्यादातर स्टडी और जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट रही। मैं जर्मनी भी गया तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुझे स्पॉन्सर किया और देखो वीजा भी मेरा 1 घंटे के अंदर लग गया। जर्मनी के लिए वीजा में लोग लाइन में लगते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री से लेटर मिला था मुझे। हाँ। मैं गया उसे लेके एम्बेसी और मुझे 1 घंटे में वीजा मिला। अगले दिन मैं फ्लाई कर गया और फ्लाइट में हाँ तो वो अलग ही दिन थे बिल्कुल। और वहां पर इवन जर्मनी के वाइस प्रेसिडेंट भी योग करने घूमने आए। वहाँ एक्सपो 2000 लगा हुआ था, ये ईयर 2000 की बात है। तो वहां पर एक्सपो लगा हुआ था और वहां पर हम योग सिखा रहे थे। एक तरह से योग का मेला लगा हुआ था, अलग अलग तरह के। तो उसमें एक ट्रांसलेटर थे और हम थे वहाँ। काफी अच्छा टाइम रहा, कई 100 लोग डेली सीखने आते थे। वो वहां से आने के बाद फिर मैं चाइना चला गया। वो एक मेरे जानकार थे, उनका कोई स्कूल था, तो वहां पर मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग 2001 में कराया। लगभग 120 स्टूडेंट मैंने 3 मंथ्स में ट्रेनिंग दी और वहां भी योग का प्रचार प्रसार काफी अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने ऋषिकेश में आके अपना सेंटर भी यहाँ पर शुरू किया। उसी दौरान मैं बाहर भी जाता रहा और यहाँ भी मैं शुरुआत करता रहा। मैंने साउथ कोरिया गया, लगभग मैं वहाँ 2-3 साल आता जाता रहा। वहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया और बहुत सारे सेंटरों में। साउथ कोरिया में लगभग 500 के करीब स्टूडेंट को मैंने ट्रेनिंग दी 1 साल के अंदर में। और उनके अभी बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर अभी तक वो कॉन्टेक्ट में हैं, कुछ लोग चल रहे हैं। उसके बाद मैं जापान गया हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, इस तरह से 8-10 कंट्रीज में मैं घूमा और योग का प्रचार प्रसार किया। मीनवाइल मैं यहाँ भी अपना सेंटर खोल के शुरुआत करता रहा, यहाँ आता रहा जाता रहा। और 2005 के बाद मैं यहाँ पर पूरा टिक के AYM को आगे बढ़ाने में लग गया। और 2005 से बीच बीच में मैं गया हूँ, जैसे एक बार फिर से चाइना में गया, बीजिंग, और एक बार और इधर दुबई के साइड में गया। तो इस तरह से मैं जाता रहता हूँ बीच में, जहाँ किसी को सपोर्ट देनी होती है। और आज AYM प्रभु की कृपा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरी टीम है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं और हम योग के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सो जब यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं होते थे और मतलब जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो आप पहले से ही प्रमोशंस और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे योगा का जब आप यहाँ वहाँ जा रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली में उस समय माउथ पब्लिसिटी ज्यादा होती थी। जैसे मैंने यहाँ सेंटर खोला तो जो विदेशी लोग आते थे, जब वो कैफे में बैठ के बात करते थे तो वो बताते थे अरे नहीं वो टीचर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से माउथ पब्लिसिटी से मेरे जो योग स्टूडियो है, योगशाला है, उसमें पैर रखने की जगह ही शुरू से नहीं होती थी। और दूसरा मैंने एक छोटी सी वेबसाइट अपने आप बनाई थी गूगल से पढ़ के। तो उस समय वो गूगल के पहले पेज पे टॉप पे खुलती थी, क्योंकि लोग बाग इतने उसे सर्च भी करते थे। मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं था उसमें। SEO की तो जरूरत ही नहीं थी। SEO लोगों ने, विद्यार्थियों ने अपने आप कर दिया उसमें विजिट करके। और वहां से काफी स्टूडेंट आने शुरू हो गए। फिर जब मुझे टीम मिल गई तो SEO वाले उसको करने लगे। अभी हमारे पास टीम है 8-10 लोगों की, तो वो इस काम को करते हैं। SEO, SMO और ये सारी चीजें होती हैं ताकि हम सभी तक पहुंच सकें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका और आपकी जर्नी भी बड़ी रोमांचक रही है, उतार चढ़ाव इन सब चीजों के बारे में। इसमें एक पार्ट मैं बताना भूल गया कि बीच में मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए भी गया। जैसे मैं बाहर था, चाइना से जब वापस आया तो लगभग 8 से 10 महीने के लिए मैं हिमालय में चला गया अपने गुरुजी के साथ। मेरे जीवन के प्रकाश जी, जैसे मैंने बताया, तो वो हम एक मंदिर में रुके थे ऊपर और वहीं पे खाना खाना होता था, वहीं पे साधना करनी होती थी। तो मेरे वो जीवन के सबसे अच्छे दिन थे जिसमें बहुत साधना हुई और मैं योग को रियल में पहचान पाया। मैंने ट्रेनिंग ली थी तब उतना मुझे जुड़ाव नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ध्यान में उतरा,
जब मैं रियल में ध्यान में गया और जिस दिन ध्यान घटित हुआ उस दिन मेरे को योग के असली परिचय का पता चल गया। देखिए, हमें खुशी कैसे मिलती है, हमें आनंद कब आता है? जब मन में कोई विचार नहीं रह जाता है। देखिए, आप देखना कभी भी जो आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट है उसमें देखना कि कितने विचार हैं आपके मन में। कोई भी विचार नहीं होगा, बस खुश है। हाँ, नहीं, कोई विचार नहीं होगा। तो ऐसे विचार ना होने की स्टेज में खुशी उत्पन्न होती है। या मैं कहूं, खुशी के मोमेंट में आप देखना कि कितने विचार हैं, कोई विचार नहीं होता। तो यदि आप ध्यान से ऐसे मन की स्थिति उत्पन्न कर सकें जिसमें कुछ समय के लिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के लिए यदि कोई भी विचार मन में नहीं आ रहा है, तो आपको असली टेस्ट पता चलेगा हैप्पीनेस है क्या, और उसके बाद आप योग को नहीं छोड़ पाएंगे। और आप ये कैसे अचीव कर सकते हो? ध्यान की प्रैक्टिस करने के बाद। इसके लिए आपको ध्यान में सतत ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यदि एक बार आप ध्यान में उतर गए तो जीवन में इतना टेस्ट जितना ध्यान में आता है किसी वस्तु दूसरी में नहीं है, ना खाने में है, ना कोई और रंग रूप किसी भी चीज में नहीं है। जितना टेस्ट मैं कहूं, आनंद, जो हैप्पीनेस, जो ब्लिस ध्यान में रियल उतरने में है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठ गए आंख बंद करके ध्यान हो जाए, नहीं। ध्यान का मतलब है मन का कुछ समय के लिए रुक जाना, ठहर जाना। जिस दिन मन ठहर जाएगा उस दिन आपको असली रूप के, योग के और खुशी के और ब्लिस के दर्शन हो जाएंगे। और ये जैसे अगर कोई अभी शुरू कर रहा है योगा करना, तो कैसे कितना वक्त लग सकता है? ये सब्जेक्ट है। हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 2 साल 3 साल लग जाए, उसके डेडिकेशन के ऊपर है। देखो, आप इसमें आप कितना रुचि रखते हैं, आप रियली उसे करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी एक रुकावट बन जाएगी। आप बिल्कुल लेजी पने में जा रहे तो वो भी रुकावट। तो योग में बताया गया है कि कौन से साधक तत्व हैं, कौन से बाधक तत्व हैं, और इसमें कुछ समय लग जाता है। अच्छा, तो अब जब आपने इसके बारे में बात की, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने तरह के योगा होते हैं और मतलब अलग अलग स्टेजेस पे लोग कौन सा कर ले? अब जैसे योगा जो हम फिजिकली करते हैं तो वो एक पार्ट है, लाइक हठ योगा, और जो फिजिकली नहीं कर पाते उनके लिए और भी दूसरे तरीके के योगा हैं। तो अगर आपको पता। एक्चुअली भारत में हम किसी ना किसी तरह से योग से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जब हम सुबह सुबह उठकर मंदिर में हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, तब आप मॉस्क में जाके अपनी वो नमाज पढ़ते हैं, या आप गुरुद्वारे में जाके अपना कीर्तन करते हैं। हाँ। ये एक्चुअली में ध्यान का ही एक रूप है। मैं कहूँ तो ध्यान का अलग अलग प्रारूप है। तो इस तरह से, हाँ, भक्ति हो गया, मतलब इसमें सब में मन शांत होता है, और जैसे ही मन शांत होता है आपका मन ऊर्जा से भर जाता है, शरीर भी ऊर्जा। देखो, शरीर और मन को ताकत देने के लिए क्या चाहिए? मन का शांत होना जरूरी है। यदि आप हमेशा खिंचाव में रहेंगे तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए मन भी में खिंचाव नहीं होना चाहिए और शरीर में भी जकड़न नहीं होनी चाहिए। तो ये सब निकालने का तरीका ही योग है। तो योग बहुत प्रकार के हैं, जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनली तो इस तरह से। वैसे ये ट्रेडिशनल जो आपने कहा, हाँ, इसका क्या नाम है? इसको भक्ति योगा के नाम से कहते हैं। हाँ, और ये भक्ति योगा तो बहुत सालों से हमारे घरों में चला आ रहा है। हमारे पिता माता सब ये करते आ रहे हैं। हमने देखा होगा, वो माला जपते हैं। बिल्कुल, घर में एक छोटा मंदिर होता ही है, दीपक जला रहे हैं। तो मतलब सभी लोग योगा करते हैं, बस वो पता नहीं होगा शायद योगा है। बिना ट्रेनिंग के, बिना जाने भी पहचाने भी हम योग कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। एक्चुअली में योग के बिना जीवन है ही नहीं, मेरे कहना ये। और आप कहें तो अभी अलग अलग तरह के जैसे आसन हो गए, और आसनों में भी बहुत तरह के योगा आ गए। फ्लो योगा, पावर योगा, सहज योगा, आइंगर योगा, अष्टांगा विन्यासा योगा, कुंडलिनी योगा, इस तरह से अलग अलग प्रारूप है। और जो सब ट्रेनिंग आपको एवाईएम में मिल जाती है, इस तरह के अलग अलग तरह की ट्रेनिंग भी हम यहाँ कराते हैं, और बेसिक भी। और इनमें सब में ट्रेडिशनल जो योगा है वो हठ योग हम बोलते हैं उसे, और राजयोग बोलते हैं, जिसमें कि ध्यान और अभ्यास दोनों चीजें हमें कराई जाती हैं। इसके अलावा प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन, ये सारी चीजें योग में चल रही हुई हैं, प्रचलित हैं, बहुत सालों से चलती आ रही हैं। और गंगा माँ के तट पर तो बहुत सारे योगी आज भी देख लो और पहले भी ये सब करते आ रहे हैं। और इसमें यहाँ जो ऋषिकेश में योग करने का आनंद है वो अलग ही है, क्योंकि यहाँ की जो छटा है, अभी आप बाहर का देखेंगे, यहाँ तो अच्छी शुद्ध हवा है, और भगवान ने इतने अच्छे पहाड़ बना दिए हैं, और अच्छा गार्डन, और माँ गंगा जी, तो
कुछ और चाहिए ही नहीं। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। अच्छा, तो समझिए अगर मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे ऐसे मतलब कि जैसे मुझे हठ योगा या अष्टांगा विन्यास नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, इसमें बहुत तरह के योग केवल आसनों से ही नहीं होगा। आप ध्यान कर सकते हैं डायरेक्ट, आप भक्ति योग वाला कीर्तन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आपको ये वाला करना जरूरी है। इस चीज ऐसा कुछ जो नहीं। आपको ठीक लगे आप वो चूज करके वो टाइप का आप योगा कर सकते हो। बेनिफिट्स सेम ही होंगे। देखिए, मैं आपको कहूं कि योग एक पहाड़ की तरह, आप चोटी पे जब चढ़ जाएंगे तो आप ईस्ट में देख लो या वेस्ट में देख लो, आपको सब चीज क्लियर दिखाई देगी। तो आप किसी भी डायरेक्शन से जाइए, किसी भी पाथ से जाइए, लेकिन जब आप सुपर हाईएस्ट स्टेट में पहुंचेंगे तो वो एक ही तरह की स्टेट होती है, ध्यान की स्टेट होती है। आप भक्ति योग से भी ध्यान करते हैं, आप ज्ञान योग से भी ध्यान में चले जाते हैं, आप कर्म के साथ इतना जुड़ जाए कि वो भी ध्यान हो जाता है, और बाकी आपका राजयोग हो गया। तो ये 4 मेन बहुत पुराने क्लासिकल ट्रैक वो हैं योग, और इनमें आप किसी के दोबारा भी जा सकते हैं। अच्छा, सूर्य नमस्कार किसका पार्ट होगा? हठ योग का भाग है, और ये बहुत पुराने समय से किया जा रहा है, और इसमें ये आपकी सूर्य नाड़ी को जागृत करता है, आपके अंदर ऊर्जा की पूरी स्फूर्ति कर देता है, पूरा भर देता है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट फिजिकल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है। सो आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये जो 7 चक्रास के बारे में बता रहे थे, ये क्या है? एक्चुअली चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं, प्राण का प्रवाह वो हमारे शरीर में करते हैं, और इसमें हमारे जो मेन चक्र हैं, जैसे मूलाधारा चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रारा चक्र, ये मेन चक्र हैं, और ये प्राण के प्रवाह को पूरे शरीर में फैलाते हैं। और ये यहाँ से मतलब यहाँ से हाँ, नीचे से ऊपर तक कह सकते हैं आप, और ये पूरे हमारे शरीर में हमारे प्राण के चैनलों से जुड़े हुए हैं, नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने प्राण और चक्रों के बारे में नहीं समझा है तो आप योग में डीप में नहीं जा सकते हैं, आप साधना कर ही नहीं सकते। मैंने जब से इसको प्राण के टॉपिक को समझा है, मेरी साधना बड़ी इजी हो गई है, बड़ी सहज पूर्वक हो गई है, और मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ वैसी साधना आराम से कर पाता हूँ। लेकिन इतने छोटे समय में मैं आपको प्राण और चक्रों के बारे में पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। वेबसाइट चेक कर लेंगे हाँ, आपको उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय देना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में आपको मैं ये बता देता हूँ कि प्राण से आप संसार के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हैं। केवल खाने और एक्सरसाइज से ही नहीं बनते हैं। यदि आपने प्राण को चैनलाइज करना सीख लिया, जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं अभी ओलंपिक्स में भी देख रहा था कि हमारे खिलाड़ी किस तरह बिल्कुल लास्ट में जाके 4th प्लेस पे आके 10 हमारे खिलाड़ी थे, यानी कि हमारे 10 मेडल और आते जो रह गए, कारण कि उनका जो मन था वो अंत में आके अनस्टेबल हो जा रहा था, और कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी ताकत की कमी मैंने देखी। तो ताकत यदि हमें चाहिए उत्पन्न करनी है तो प्राण को समझना पड़ेगा, और यदि आपने प्राण को समझ लिया है तो फिर आप योग में डीप में जा सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि योग के बेनिफिट, तो योग के बेनिफिट जादू से भरे हुए हैं। आप योग के द्वारा, यदि मैं ट्रेडिशनल बात करूं, तो पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं, अपने प्रेजेंट को सुखमय बना सकते हैं, और अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इससे इतने हेल्थ बेनिफिट है कि अपने हार्ट को, मैं ट्रेडिशनली बात कर रहा हूं, हार्ट को आप कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हुआ करते थे, वो नदी के बॉटम में जाके लेट जाते थे और रेस्ट करते थे, घंटों तक सांस रोक लेते थे। तो ये योग का गहराई है। इसका मतलब कर चुके हैं पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये मुझे उस समय समझ में आया है जब मैंने खुद अपने सांस को रोकते हुए देखा है। जब मैं ध्यान में गया तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, मैं घबराया कि मेरा सांस क्यों रुक गया, किसी ने मेरा सांस बंद कर दिया हो, ऐसी अनुभूति हुई। मन भी रुक गया, सांस भी रुकी, और एकदम शांति आ गई। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल बेनिफिट है। अब आपको मैं फिजिकल बेनिफिट बताऊं, जैसे मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि भाई इन्वर्जन पोज क्या इफेक्ट लाते हैं हमारे शरीर। तो जैसे आप यदि इन्वर्जन पोज जैसे शीर्षासना, सर्वांगासना डेली करते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं हमारे मस्तिष्क पर, हमारा दिमाग शांत हो जाता है,
हमें जो ये लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ये नहीं होंगे, आंखों की कोई बीमारी नहीं होगी, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, आपके शरीर में पूरे न्यूट्रिशन का फ्लो हो जाएगा और ये अपने आप में अपने आप को बैलेंस कर देगा। ना आपका वेट ज्यादा बढ़ेगा ना वेट कम होगा, एक बैलेंस में रहेगा। तो जो हमारे आसन है वो महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम ततो द्वंद्वान अभिघात। मीन्स आफ्टर यू डू, मतलब आप यदि आसन करते हैं तो उसके बाद आपका कोई द्वंद रह ही नहीं जाएगा। द्वंद का मतलब क्या है? डुअलिटी। अब डिजीज जो भी है वो डुअलिटी है, या तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, डुअलिटी होगी। तो द्वंद्वान अभिघात मतलब द्वंद खत्म हो जाएंगे, यानी कि सारी बीमारियां ही खत्म हो जाती हैं योग के करने से। योग आपको निरोगी बना देता है, पर एक दिन में नहीं। योग एक दिन में जादू नहीं है कि आपने एक दवाई ली और आप एक दिन में निरोगी हो। इसके लिए रिजल्ट मिनिमम 3 मंथ्स में आता है। आप 3 महीने तक साधना करेंगे, आप देखेंगे ज्यादातर रोग आपको छोड़ के जा चुके। 6 महीने तक करेंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपका शरीर और बहुत आपको आनंद आएगा। सो गाइस, योगा में बहुत सारे आसन ऐसे भी है, अगर जिसको आर्थराइटिस है तो उसको भी केटर किया जाता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज है आपको, तो आपको सारे आसनास करने की जरूरत नहीं है। उस चीज को केटर करते हुए उस चीज को बेटर करने के लिए भी है, तो आप उनको भी उसको जानकर उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, योगा थेरेपी का एक कोर्स है जिसमें यही सिखाया जाता है कि किस रोग में, जैसे आपको बैक पेन है तो उसमें आसन किस तरह से करेंगे, कौन से करेंगे। आपको माइग्रेन हेडेक है तो उसमें क्या योग की टेक्निक है, कौन सा प्राणायाम, कौन सी क्रिया, कौन सा, हाँ वो सारी कैसे करेंगे। आपको कोई और इश्यू है, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें कौन सा योगा होगा, लो ब्लड प्रेशर है उसमें कौन सा होगा, आर्थराइटिस में क्या होगा। तो इस तरह से उसमें पूरा चार्ट बना के दिया जाता है टेक्निक का, खाने का, और फिर आपको उसको फॉलो करते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीचरों से सीख सकते हैं, एवाइम में आ सकते हैं और पूरे संसार में फैले हुए हैं एवाइम के टीचर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे। सो बेसिकली 2 चीजें, एक लोगों को आजकल हार्ट ब्लॉकेजेस बहुत हो रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, और दूसरा किडनी स्टोन थोड़ा सा मतलब किसी को भी हो जाता है। तो क्या इन दोनों में भी योगा हमारी हेल्प कर सकता है? एक्चुअली इन दोनों में योग 100% ट्रीटमेंट करता है और मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने बहुत सारे मरीजों पे इसका इलाज कर रखा है। मैं योगा थेरेपिस्ट रहा हूँ और अभी भी मैं करा रहा हूँ। एक मरीज थे, उनके किडनी में स्टोन था। मैंने उन्हें 1 महीने ऑनलाइन कोर योगा कराया और करते करते एक दिन उनके बहुत दर्द हुआ। वो करते करते क्लास में से चले गए बीच में। पता चला जब वो हॉस्पिटल गए तो वो जो स्टोन था वो किडनी से निकल के पहले ब्लैडर में गया और फिर जब ब्लैडर उनका वो स्कैन किया गया तो कहीं फिर वो मिला ही नहीं, वो पेशाब के थ्रू बाहर जा चुका था तब तक। 1 महीने में कोर योगा करने से किडनी स्टोन साफ हो गए और मैं उसके एक्सपेरिमेंट के बाद कह सकता हूँ आप किसी को भी ले आइए, मैं स्टोन को बाहर निकालूंगा। बट गाइस प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपका टीचर होगा जिससे आप ये करो उसको उसकी नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल समझने की चीज नहीं तो इससे कई बार नुकसान भी होने के, जैसे हार्ट ब्लॉकेज है उसमें ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। वो स्टोन में तो हम चलो एक लेवल तक सेफ है, लेकिन हार्ट के लिए जब हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें प्राणायाम करें तो उसमें सांस ना रोकें, लंबे गहरे सांस वाली प्रक्रिया करें, हल्के फुल्के आसन करें। और सबसे ज्यादा मेरा सोचना यह है कि जो हार्ट की बीमारी है वो उन लोगों को ज्यादा होती है जो इमोशनली ब्लॉक होते हैं। पहले उनके इमोशनल ब्लॉक को खोलना जरूरी है। उनके हार्ट बहुत ज्यादा सिकड़ा हुआ है, कारण कि इमोशनली वो डाउन है। सो ये ट्रॉमा, ये सारी इन सब चीजों की वजह से होता है। देखिए मेरा मानना यह है कि आप जैसे बहुत ज्यादा ग्रीफ में हैं, दुख में हैं, इमोशनली आप अनस्टेबल हैं, जैसे कुछ लोग प्यार में धोखा खा के फिर पूरा वो अपने आप को परेशान किए हुए हैं, तो हार्ट तो इमोशन की सीट है तो हार्ट पे इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से जो कंटिन्यूअस 5-6 साल तक हार्ट पे इमोशन का असर हो रहा है तो उन्हें ब्लॉकेज हो सकते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानेगी। लेकिन आप एक हिस्ट्री उठा के देखो इन तरह के पेशेंट की, आपको ये चीज मिलेगी कि उनमें एक कारण उनका इमोशनल ब्लॉकेज रहा है। यानी कि आप जब जियो तो ऐसा होना चाहिए, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। आपने देखा होगा, आप किसी से दुश्मनी ले लेते हैं, जैसे उसे देखते हैं इमोशनली ब्लॉक हो जाते हैं।
आप किसी को हेट करते हैं, देखते हैं, फिर हेट से भर जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। डिलीट करो इन फाइलों को, माफ कर दो। हम कहते हैं क्षमा सबसे बड़ा धर्म, वो अपने लिए बहुत अच्छा है। Forgive and हाँ, forget। देखो आपसे यदि मैं हेट करता हूँ और मैं आपको देखूं तो मैं क्या करूँगा, फिर वो इमोशन आ जाए। मैंने क्षमा ही कर दिया, फिर आप कितनी बार आ जाओ आगे, कुछ नहीं होगा मुझे। तो ये इमोशनल ब्लॉकेज हमारे सोसाइटी का भाग भी है, लेकिन उन्हें बनने नहीं देना है। हमें अपने आप को बहुत अच्छे से रखना है, इस दिमाग में खाली चीजों को, नेगेटिव चीजों को नहीं आने देना है। आप उत्साहित रहने चाहिए, आपके मन में जोश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और वो तभी होगी तब आप इन चीजों को शेयर कर रहे होते हैं। देखो आप जब किसी की हेल्प कर देते हो तो कितना अच्छा लगता है। वो आपको कितनी दुआएं देता है, उस दिन आपका दिन बन जाता है। इन चीजों को ढूंढो। है वो सलमान खान की जो पिक्चर मूवी है किक, वो ढूंढ रहा है खुशी उनकी। तो ये हमारे योग का एक आधार है कि हम अपने आप को इमोशनली कल्चर करें, नेगेटिव इमोशंस को डिलीट करें और पॉजिटिव इमोशंस को कल्चर करें। उन्हें बनाना पड़ेगा डेली आपको। हाँ, बहुत मदद करता है। और ये भक्ति योगा में बहुत कुछ होता है इस तरह से, और हमें तो योग में सिखाया ही जाता है। मैंने जब ट्रेनिंग ली थी तो एक पार्ट बिहेवियर के नंबर होते थे हमारे, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता था वहाँ नंबर भी कट जाते थे। तो हम भी यहाँ, आपने देखा होगा शुरू में बताया था, कर्म योगा भी और बिहेवियर भी। हम बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से सोचना है और क्या करना है। ये बहुत जरूरी चीज है जो कि हमारे जनरल स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जा रहा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी हैं, छोटे लेवल से लेके आखिर प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हैं, चाहे कुछ भी हैं, आपको योग जरूर करना चाहिए और 1 महीने की ट्रेनिंग जरूर ले लें। तो उससे आपको शांत रहना आ जाएगा और हेल्दी रहना आ जाएगा। और इसके लिए एवाईएम के दरबार खुले हैं, आइए और सीखिए। सो मतलब थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज कर दिया। हम जो बात कर रहे थे वो था कि एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, जो आप बता रहे थे, तो क्या मॉडर्न अप्रोच उसमें क्या हो जाएगी योगा के लिए? जैसे मैंने बताया, मॉडर्न अप्रोच में हम देखते हैं कि योग से हमारे सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे इफ यू डू फॉर बेंडिंग, then how it affect your digestive system, how it affect your circulatory system. तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बहुत हेल्प, यानी कि योग हमारे ओवरऑल मेजर सिस्टम को हेल्दी बनाता है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, इससे फियर एंड फोबिया खत्म होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने अपनी जर्नी तो बता दी, और बहुत ही अच्छी रही है। सो अगर जैसे कोई न्यू जनरेशन है, ठीक है, अगर उनको इसमें जर्नी स्टार्ट करनी है, तो क्या आप बता सकते हो कि जैसे कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इसमें आगे करियर बनाना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इसको आगे लेके जा सकते हैं? ऑल्सो इसके पहले अगर आप हमें ये बता सके कि इसकी जर्नी कैसी होती है। जैसे यूजुअली क्या होता है, हमने ग्रेजुएशन कर ली, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर हम पीएचडी कर लेते हैं। अब तो पोस्ट पीएचडी भी फेलोशिप्स है। सो योगा में कैसे होता है, क्या सेम प्रोसीजर योगा में है जैसे और सब्जेक्ट हैं? आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में योग में करिकुलम है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आपका यदि योग की तरफ रुझान है तो पहले आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए और आप इसमें जॉब 1 महीने, देखो इसमें इन्वेस्टमेंट 0 है मेरे अनुसार। 1 महीने का 200 आवर का यदि आप कोर्स करते हैं, उसके बाद आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी पॉकेट मनी शुरू हो जाएगी, आपके हाथ में कुछ आ जाएगा, जो आपने इन्वेस्ट किया नहीं है वो आपको 1 महीने में आ जाएगा। उसके बाद आप टीच करते रहो और अपने डेप्थ में जाते रहो। तो इस तरह से आप बड़े इजीली इस कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। इवन योग को आप साइड कैरियर के रूप में भी शुरू कर सकते हैं कि आप सुबह क्लास ले लेंगे, शाम को ले लेंगे, जिसमें अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और बीच में आप मेन बिजनेस करिए या और कोई दूसरी जॉब करिए। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने भी अपना शुरू में कैरियर इसी तरह शुरू किया था। डिप्लोमा करने के बाद मैंने कुछ होम ट्यूशन कराए, जिसमें 1-2 मिनिस्टरों के घर में जाता था, तो सुबह शाम जाता था, और फिर बाद में बीच में मैं अपनी स्टडी करता था। MA MSc मैंने इस तरह से ही किया है। मैंने पेरेंट्स से तो बहुत कम पैसे लिए हैं फीस के लिए, मेरे योग से ही शुरुआत हो जाती थी। और आज भी योग से मैं इसको दूसरे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। आपका वेलकम है, आप जुड़िए इससे और बढ़िए, आप
सो जैसे आपने कहा कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हो, सो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो योगा जी। में, फिर आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो और फिर आप पीएचडी भी कर सकते हो बिल्कुल। योगा में। तो मतलब सही यही रहता है। तो जैसे जो गुरुजी है या संत जी, ये उपाधि कैसे मिलती है, मतलब क्या लेवल होने के बाद? देखिए, इसमें आचार्य बोलते हैं मास्टर डिग्री के बाद, बाकी तो अच्छा। आपके स्टूडेंट आपको अपने आप डिग्री दे देते हैं, कोई गुरुजी कह देता है, कोई आचार्य कह देता है, पर ये स्वामी और ये सिस्टम हमारे दूसरे जैसे पहला आश्रम है गृहस्थ, फिर दूसरा है हमारा वानप्रस्थ, फिर तीसरा है हमारा ये चौथा है, बल्कि मैं शुरू से बता देता हूँ। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो जो संन्यास लेते हैं हम उन्हें स्वामी कहते हैं, वो डिग्री वहां से मिलती है। गुरु जो पढ़ाता है वो वहां से मिल जाती है, इस तरह से। हाँ। तो जैसे अगर कोई मतलब अगर अर्ली एज में भी संन्यास ले ले तो वो भी स्वामी? देखिए, संन्यास आप कभी भी ले सकते हैं। संन्यास का मतलब है आपकी इंद्रियों पर विजय हो गई है, यानी कि आपकी इंद्रियों आपके वश में है। इंद्रियां यानी कि आपकी आईज, माउथ, ये जो सेंस ऑर्गन है, यदि इनकी डिजायर के आगे आप झुकते नहीं हैं, वो आपको परेशान नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ संन्यास का मतलब है अपने मन और शरीर की इच्छाओं से ऊपर उठ जाना। वो तभी हो सकते हैं या तो आपको इच्छा नहीं होती है या इच्छाएं आपने देख के खत्म कर ली। देखो, इसमें ऐसा है, मैं यदि एक एग्जाम्पल दूं, आप खाना खाने जाते हैं कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो आप सोचेंगे इस अलग अलग फूड से टेस्ट मिलता है। नहीं, यदि आप भूख है आपको तो किसी भी खाने से आपको टेस्ट मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से माया फैली हुई है, आपको संसार में लगेगा कि कोई पता नहीं क्या क्या है। तो सन्यासी वही है जिसने इस माया से पार पा लिया है, पढ़ के नहीं, जान के, जी के, एक्सपीरियंस करके जो जाएगा वो सन्यासी कभी भटकेगा नहीं। और जो देख देख के बस ऐसे ही सन्यास बन जाएगा वो भटकेगा और वो सही नहीं है। तो मेरा मानना यही है, मैं भी पहले सन्यास ले रहा था, लेकिन बीच में फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कि मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही दोबारा से बाद में जाऊं। अच्छा हुआ, फिर हमें स्कूल मिल गया। तो सन्यास के दो रूप हैं, शादी से पहले और एक शादी के बाद। जैसे कृष्ण जी ने शादी करने के बाद भी सन्यास बाद में लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी आत्मा हैं जो बहुत प्योर हैं और बिना शादी के और बिना संसार में गए हुए, इतना टाइम वेस्ट करने के बिना ही वो सीधे चले जाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम। तो आप कुछ बुक्स या कुछ टेक्स्ट जो हमारे होंगे जो आप बता सकते हैं अगर किसी को योगा के बारे में ज्यादा जानना है और वो पढ़ना चाहे? बिल्कुल, इसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा ने आसना प्राणायाम मुद्रा बंधा एक बहुत अच्छी किताब बनाई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। बीके साइंगर की लाइट ऑन योगा किताब है, एक बहुत अच्छी है आसनों के ऊपर। ऐसे ही हठ योग प्रदीपिका है। ये कुछ ट्रेडिशनल किताब है जो योग की बहुत अच्छी किताब है।